हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हम दो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। एक तो ख़ैर पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है डॉन, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हवाले से एक स्टोरी आई है और वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन को अपनी पॉलिसीज़ को रीथिंक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द 21st सेंचुरी। तो क्या हो सकता है, क्योंकि 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो 48 में, अक्टूबर 1948 में इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन को, और बड़ी एक्सपेक्टेशन थी शायद लोगों को। वो ये पाकिस्तान तो खैर बने हुए उसको 1 साल हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया को यकीनन एक बड़े जंग के बाद एक्सपेक्टेशंस थी। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब का ख्याल जो है वो बिल्कुल सही है, और मैं उनको उनकी सोच को सेकंड करूंगा कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और उन्होंने शायद बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इसको रीथिंक करना चाहिए, दे शुड थिंक अबाउट इट कि यार दुनिया के बड़े बड़े डिस्प्यूट क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। दूसरा उनका एक स्टेटमेंट है कि जी एक प्रॉपर मैंडेट वाली जो गवर्नमेंट हो किसी कंट्री में, वो डिसीजन मेकिंग उनकी होती है और वो प्रोग्रेस करता है, वो कंट्री उसको आगे लेके जाता है। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए हमें बहुत ज्यादा सख्त इस चीज की जरूरत है। और फिर उन्होंने G20 की भी बात की। G20 समिट होने वाला है, अभी तो 4 से 5 दिन तकरीबन रह गए ये होना है, और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे आएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खैर एनीवे इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai, for inviting me. Always a pleasure to be on your show. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने शायद पहले भी 1-2 दफा यूनाइटेड नेशन के रोल के हवाले से बात की थी, लेकिन अब बड़ी खुल के, और ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने पब्लिश की। मैं इसलिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ, समटाइम मुझे खुशी भी होती है इस तरह की चीज़ों के हवाले से कि यार हमारे सबके मीडिया हाउसेस की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं भी। जिस तरीके से सन वाला मिशन देखा तो मैंने देखा काफ़ी सारी हेडलाइंस के तौर पे इसको चलाया गया कि इंडिया ने अपने दूसरे मिशन को, मून के बाद अब वो सन वाला जो मिशन है आदित्य L1, तो उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया 2 सितंबर को। तो वो खबर, और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से ये खबर कि रीथिंक करना चाहिए दोबारा से अपनी पॉलिसीज को, अपनी चीजों को। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ये पढ़ाते भी हैं कानून, आप लॉयर भी हैं और चीजों को देखते हैं, तो मोदी साहब किन किन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इज इट पॉसिबल, ये हो सकता है, या ठीक है वो उन्होंने पहले भी कहा था, अब दोबारा उन्होंने कह दिया? देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि 1945 की जो रियलिटीज हैं जी, आज वो रियलिटीज तो नहीं है ना। या 1945 में जब यूएन चार्टर बना, एग्री। उस समय कितने देश हुआ करते थे? हार्डली हार्डली 55 देश हुआ करते थे। डीकोलोनाइजेशन के बाद आज नंबर ऑफ देश जो हैं वो दुनिया में 200 या 198 के आसपास हैं। ठीक है ना। आप अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कि सबकी भागीदारी हो, तो आप ये 5 देशों का जो आर्टिकल 27 यूएन चार्टर के अंदर में वीटो वाला सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उससे तो काम नहीं चलेगा। आप सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या काम कर लिया, आप बताइए? 2 मेजर वॉर हुए हैं अभी रिसेंटली, बिल्कुल क्या कर लिया? बिल्कुल गलवान में चाइना घुसा है, आप कुछ नहीं कर बिल्कुल। पाए, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी यानी काउंसिल में चू तक नहीं की ना, चू तक नहीं की अगर गलवान आप वाले इशू करेंगे पे। भी ना, तो जो मैकेनिज्म है, जी आपके दर्शकों को मैं बता दूं फकर भाई, प्रॉब्लम है आर्टिकल 27 यूएन चार्टर। ओके। आर्टिकल 27 यूएन चार्टर ये कहता है टोटल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है 15। ठीक है ना। जनरल असेंबली में हर कोई बैठ सकता है, हर स्टेट बैठेगा, हर पे उसको वोटिंग का राइट है, सब बैठ सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में ये चीज नहीं है। राइट। अच्छा, यूएन चार्टर का जो मेन पर्पस है वो है प्रिवेंशन ऑफ वॉर, कि वॉर दोबारा ना हो, मेंटेनेंस ऑफ, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये यूएन का प्राइम पर्पस है, इसके अलावा कोई उनके पर्पस नहीं है। बाकी सारे पर्पस इसी के इर्द गिर्द है। राइट। तो यूएन चार्टर के अंतर्गत सिक्योरिटी काउंसिल के पास वो पावर है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जब टूटे तो उसको मेंटेन करने का काम वो करे। अच्छा, अब उसकी मैकेनिज्म क्या है? आपने इंस्टीट्यूशन तो बना दिया कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल होगा जिसकी ये जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इस मैकेनिज्म के लिए इन्होंने ये कहा कि 15 मेंबर होंगे और उनकी जो भी डिसीजन होंगे वो थ्रू रिजोल्यूशन होंगे, उस रिजोल्यूशन पे वोटिंग होगी।
तो कोई भी रिजोल्यूशन जब अगर मेजोरिटी जो है वो पास कर देती है, उसके बाद उसको आप मानेंगे कि ये जो है दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूएन चार्टर, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये देखें, क्या नाम है, सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरीके के मैटर्स पे वोटिंग होती है, एक होती है सब्सटेंटिव, एक होती है नॉन सब्सटेंटिव। तो जो नॉन सब्सटेंटिव मैटर्स है ना फकर भाई, उसमें 15 में से कोई भी जो 2/3 आकर के वेट मेजोरिटी दे देगा वो पास हो जाएगा। वहां पे सारे मेंबर इक्वल है, सबकी वोटिंग की इक्वल वैल्यू है। लेकिन जैसे ही सब्सटेंटिव मैटर आता है, जैसे ही मैटर का जो एजेंडा होगा सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें यदि उस मैटर को उन्होंने सब्सटेंटिव बता दिया कि ये सब्सटेंटिव मैटर है, उस पर जो वोटिंग होती है वो हो जाती है। क्योंकि अगर आप 15 का 2/3 निकालेंगे तो करीब करीब 9 मेंबर आते हैं। उसमें जो फॉर्मूला हो जाता है ना कि आपको 9 मेंबर चाहिए वोटिंग रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, उसमें होता है P5 प्लस एनी 4, यानी P5 को तो उस पर कंकरेंस देना ही देना। यदि उनमें से एक भी कंकरेंस नहीं दिया तो वो आपका रिजोल्यूशन फॉल हो जाएगा। अच्छा, एक ये समस्या भी आ गई थी बीच ये में, डिक्टेटरशिप अगर हम इसको कहें तो एग्जैक्टली ऑफ द यूरोपियंस। या क्योंकि कौन कौन है, या फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, या चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। या अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, पूरे कॉन्टिनेंट की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पूरे कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई नहीं। अब आप और ये दूसरी बात ये सोचें कि आप जो अमेरिका, जो अमेरिकन जो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उससे भी ये जो अमेरिका है ये बेसिकली यूरोप ही तो है। बाकी जो नेटिव अमेरिकन है उनकी तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यस भाई यस अमेरिका इज एन बिल्कुल, एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। या हाँ, तो आप नेटिव अमेरिकन की कोई वो तो सिक्योरिटी काउंसिल इज हाईली पॉलिटिसाइज्ड एंड हाईली यूरोसेंट्रिक बॉडी। एक तो इनके डिसीजन सारे के सारे वो जो है वो बाइस्ड होते हैं, बायस्ड होते हैं। ये बनाया ही गया था, ये बनाया ही गया था यूरो सेंट्रिज्म को वो करने के लिए। तो उनकी वो बाद में जी बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एक बड़े मैं ये कहूंगा मतलब इज नॉट अ, जिसे कहते हैं ना एक आम प्राइम मिनिस्टर होता है। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के गुजरे हैं, मनमोहन सिंह साहब की भी हमने बड़ी सुनी है कि इकोनॉमी के लिए उन्होंने काम किया, ये किया। बट जो कुछ हमें नजर आता है, मतलब एज ए पाकिस्तानी, मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो शायद वो एक अलग तरह की उन्होंने बनाई है अपनी पोजीशन या अपने कंट्री की पोजीशन। तो अगर वो ये बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात, ठीक है, चाइना के साथ थोड़ा सा वो अनबन या गलवान या LAC वाला इशू है, वो फ्रांस के साथ भी बड़े करीबी है, यूके के साथ भी। बल्कि इस वक्त तो ये सारे 2-3 जो कंट्रीज है ये तो इंडिया से बहुत पीछे रह गए इकोनॉमी में। तो क्या लगता है कि ये करवा सकते हैं इस तरह की चीजें जो वो बता रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझे लगता है कि ये फिर वो किसी तरीके से करवा ही दें। हाँ, तो ये यूनाइटेड नेशन चार्टर का अगर आप आर्टिकल 108 और 109 पढ़ेंगे तो वो बताता है कि चार्टर में अमेंडमेंट कैसे करना है। राइट। तो अगर आपको आर्टिकल 27 को अमेंड करना है कि ये जो P5 का पूरा, या तो आप P5 को बढ़ाओ, यस, यानी परमानेंट 5, P5 का मतलब परमानेंट 5, 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, USSR जो कि अब रशिया रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 है। अब ब्रिटेन कौन सी पावर है, फ्रांस कौन सी पावर है यार आज की डेट में, ठीक है ना। यूके तो बहुत नीचे आ गया सर, यूके बहुत नीचे आ गया। फिर भी आप, और अफ्रीका से कोई नहीं है। जापान एक रियलिज्म पावर, रियलिस्टिक पावर, इकोनॉमिक पावर है, उसका कोई नो डाउट, नो डाउट। और अगर आज के डेट में पूरे यूरोप में कोई इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री पावर के का अगर वो पावर रखता है, वो जर्मनी है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और उसके बाद फ्रांस आता। हाँ, उसके बाद फ्रांस आता है। तो आप देखें कि आर्टिकल 108 के पावर का इस्तेमाल करके, जो आर्टिकल 108 ये कहता है कि अमेंडमेंट्स जो कि प्रेजेंट चार्टर हैं वो किए जा सकते हैं, जबकि 2/3 जो जनरल असेंबली के मेंबर हों वो उस पर वोटिंग करके उसको पास करें उस रिजोल्यूशन को, और उसके बाद वो रेटिफाई किया जाए 2/3 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। राइट। यानी कि 2/3 मेंबर जनरल असेंबली में दो, उसके बाद जो मेंबर हैं वो अपने कंट्रीज में जाके उसको रेटिफाई करवा लें, और उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट हो जाएगा। उसमें जो 2/3 होंगे उनका फिर वही है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द P5। इसीलिए आप देखिए, इसी 108 की वजह से जब जब इंडिया इन P5 कंट्रीज में जाता है तो एक चीज जरूर कहता है कि हम भारत के परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं। वो इसीलिए, बाकी स्टेट तो हम करवा ही लेंगे, क्योंकि आप देखिए पिछले हाल में जनरल असेंबली में जितने वोट हुए हैं, इंडिया ने 190 में 180 185 वोट तक लिए हैं। बिल्कुल सही। वो हमारे लिए दिक्कत नहीं है,
वो हम गेन कर लेंगे, 2/3 से ज्यादा ही वोट कर लेंगे। दिक्कत ये है कि ये जो 2/3 वोट होंगे ना, P5 वाले क्या करेंगे? ये P5 वाले तो चाइना, हमें यूएसए ने सपोर्ट कर दिया है, यूके ने सपोर्ट कर दिया है, फ्रांस ने कर दिया। फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया है, रशिया ने भी सपोर्ट कर दिया। मामला फंसा हुआ है चाइना पे, क्योंकि जब तक अगर मान लीजिए हम 190, मान लीजिए 190 वोट करते हैं देश, उनमें से हम 180 भी ले आए, मगर अगर चाइना ने लटका दिया तो फिर भी वो यूएन चार्टर अमेंड नहीं होगा। तो इसलिए ये हर बार इंडिया जाता है तो वो सारे के सारे परमानेंट मेंबर से ये बात कहलवाता है कि हम इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का सपोर्ट, मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं। चाइना पे गेम फंसा हुआ। इस बार मैंने सुना कि G20 में ये एक बात फोर्सफुली उठाई जा रही है और चाइना ने एक तरीके से टैसिट अप्रूवल दी थी कि भाई ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल अमेंड होता है और एशिया से एक और पावर आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, आपको ये भी बात बताऊं, रशिया ने और सॉरी यूएसएसआर ने और इंडिया और अमेरिका ने 2 बार इंडिया को परमानेंट पोजीशन ये ऑफर करी थी और इंडिया ने नहीं ली थी। रशिया 1962 के बाद बना, उसके पहले ताइवान को बना, क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया था नहीं आप चाइना को पहले रिकॉग्नाइज करें तब हम देंगे, हम नहीं लेंगे। हमें 2 बार परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, चाइना क्यों इतना डरा हुआ है? क्या वजह है कि चाइना ये नहीं करने दे रहा है? बाकी तो चलो, कोई मुझे नहीं लगता कि अरब कंट्रीज ऐसा कोई कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अच्छे ताल्लुकात। और आपकी बात सही है कि 190 में से अगर हम 180, क्या हो सकता है 190 के 190 वोट ही मिल जाए, हो सकता है पाकिस्तान भी वोट कर दे अगर चाइना ने मना ना किया तो। लेकिन चाइना क्यों डरा हुआ है कि परमानेंट मेंबर? क्योंकि अमेरिका उनके खिलाफ एक मानते हैं, मतलब इस तरह कोई डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे उनके भी डिस्प्यूट्स हैं, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी उनके मसले मसाइल भी है, कारोबार भी करते हैं। तो ये चीजें तो चल रही है, तो फिर इंडिया क्यों? उसका रीजन है, चाइना और पाकिस्तान जो है वो दोनों एक ही रीजन है जो इंडिया उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। वो रीजन ये है कि चाइना की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो डेमोक्रेसी को विरोध करती है। बिल्कुल। अगर वहां की जनता, ये देखिए, चाइना 2-2.5 साल से हमेशा इंडिया के एक तरीके से समझ लीजिए इन्फ्लुएंस में रहा है। मैं सब्जुगेशन तो नहीं कहूंगा, उसका ये है कि बुद्धिज्म जब वहां ट्रेवल किया ना, तो बुद्धिज्म ने चाइनीज लोगों के मानसिकता पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। जैसे जापानीज भी देख ले, आज भी जापान का जो प्रोमिनेंट अगर कोई स्पिरिचुअल कंटेंट है तो बुद्धिज्म ही है, ठीक है ना। शैंटोइज्म से ज्यादा वहां पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो ये जो चाइना है वो इस बात को अब ये प्रूव करना चाहता है कि हम इंडिया से बेहतर हैं और हमें इंडिया के ना तो स्पिरिचुअल कंटेंट की जरूरत है और ना तो हमें इंडिया के पॉलिटिकल कंटेंट की जरूरत है, क्योंकि वो इंडिया के पॉलिटिकल फॉर्म को वेस्टर्न फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म देखता है और इंडिया के स्पिरिचुअल कंटेंट को वो कहता है इट इज नॉट चाइनीज, हमारे पास कन्फ्यूशियस से अलग है, हमें बुद्धिज्म नहीं चाहिए। वो बुद्धिज्म को ट्रैम्पल डाउन कर देना चाहते हैं, हालांकि वो अपने यहाँ नहीं करते लेकिन तिब्बत में करने को भले वो बेकरार हो। तो पॉइंट ये कि अगर वो इंडिया के बारे में कह दें अच्छा, तो फिर उनका जनता ये पूछेगा तो वहां डेमोक्रेसी हमें क्यों नहीं देते हो? तो टाइनामेन स्क्वायर तो आप नहीं भूले होंगे ना, टाइनामेन स्क्वायर पे अपने लोगों के ऊपर टैंक चढ़वा दिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और मैं चाइना रह के आया हूं फकर भाई, लोग आप उनसे पूछिए कि आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है तो कहेंगे कि हम तो फ्री थिंकर हैं। आप ये पूछिए कि आपकी पॉलिटिकल बिलीफ क्या, तो वो चुप हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि ये के अंदर डिसकंटेंट है। देखिए, पावर का ना एक होता है, हर एम्पायर को गिरना पड़ा है यार, ब्रिटिश एम्पायर भी गिर गई, तुम कितना दिन लोगों को दबा, बिल्कुल, जो इसकी पूरी दुनिया में हुकूमत हुआ करती थी। एग्जैक्टली। तो तुमने इतने बड़े एक एरिया के ऊपर कम्युनिस्ट का शासन लगा दिया है, लोगों को तुम पूछते नहीं हो, उनसे उनकी गवर्नेंस नहीं देते, और आप बेसिक राइट्स मतलब उनके वायलेट होते हैं। यानी इवन आपका इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं जब सुनता हूँ, क्योंकि मेरा कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त वगैरह वहां पे रहे एजुकेशन, कोई एमफिल पीएचडी के लिए, तो वो जो बातें बताते हैं, मैं कि यार ये तो अजीब किस्म का, मतलब एक गुर्दमज़दा माहौल है। व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, वहां पे फेसबुक नहीं होगा, वीपीएन यूज करना पड़ता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो उसका रीजन दूसरा है, वो उनका ये कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी, उनका अपना क्यू और इस तरीके के उन्होंने ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर रखे हैं, और उनकी जो एप्स है वो तो दुनिया में छा गई। टिकटॉक और ये सब जो बाइट डांस है तो बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर को प्रोवाइड करता है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है कि अगर ये चाइना दिखा गया कि भाई इंडिया कैन ग्रो विद डेमोक्रेसी, लोगों को गवर्नमेंट को गाली देने का अधिकार है, लोग खुद की गवर्नमेंट बना सकते हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट बना सकते हैं, स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट बन सकती है, फेडरलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, तो चाइना का जो सीसीपी मॉडल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट विल लूज इट्स फेस। तो वो एक प्रोपेगेंडा उनको दिखाना है टू जस्टिफाई देयर गवर्नेंस। अगर आज आप डेमोक्रेसी कर दीजिए, फ्री इलेक्शन कर दीजिए, फ्री सोसाइटी बना दीजिए चाइना को,
आप देखिएगा चाइना और इंडिया के रिलेशन एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे तिब्बतियंस दे ओके। लव इंडिया, बट चाइना के में भी इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपोगेशन फैलाया जाता है कि ये कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, ये घटिया लोग हैं, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, ये वेस्टर्न के गुलाम है, इस टाइप का उनका एक अपना माइंडसेट चलता है। ओके। रीजन एक है, टू जस्टिफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो, टू जस्टिफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द वन पार्टी गवर्नेंस, जिसको कि वो पिछले 50 साल से कर रहे हैं। माओ जेडोंग का जो रिवॉल्यूशन जी। था उसको जस्टिफाई करने के लिए। बट आई थिंक देयर इज अ ग्रोइंग रिवोल्यूशन इन चाइना, या जिसे के लिए ग्रोइंग टायर्डनेस ये सीसीपी के प्रति है। हालांकि शी जिनपिंग का अच्छी खासी फॉलोइंग है, इसमें तो कोई शक नहीं, जी। बट देयर इज टायर्डनेस। तो यही रीजन है कि वो इंडिया ओके। को इंडिया को अच्छा दिखाएंगे, तो उनके यहाँ लोग कहेंगे डेमोक्रेसी दो फिर हमको। डेमोक्रेसी दो, नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन खैर एनीवे, क्योंकि चेंजेस आती हैं दुनिया में, और वो नरेंद्र मोदी साहब का कहना हो या किसी और का, क्योंकि परमानेंट कुछ भी नहीं रहता। 200 साल बरतानिया ने हम पे हुकूमत की, दुनिया पे की भाई, हम पे ही क्यों, दुनिया पे की, खत्म दुनिया हो पे गए। थी, लेकिन यहाँ पे यहाँ के लोग ज्यादा वो कहते हैं कि यार हमारे ऊपर बड़े जुल्म भी किए, बहुत कुछ किया और उन्होंने, और कहते हैं लूट मार भी बहुत की मुगल्स के बाद। कहा जाता है कि करेक्ट उन्होंने करेक्ट करेक्ट। यहाँ की बहुत दौलत लूटी है और अपने एम्पायर्स खड़े किए हुए। लेकिन खैर अब आज उनका सूरज भी डूब गया, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क रह गया, इकोनॉमी भी अब उस तरह की नहीं है, बाकी चीजें भी नहीं रही, तो एंड होता है। तो मेरा ख्याल चाइना को भी इस हवाले से सोचना चाहिए, अमेरिका या बाकी लोगों को भी, कि ये एंड होनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं थोड़ा सा स्टेबल गवर्नमेंट और मेजॉरिटी अगर किसी पार्टी के पास है, और फिर G20। मोदी साहब का ये स्टेटमेंट भी है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी, और यकीनन मेरे ख्याल में किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए, वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, डिफेंस से रिलेटेड हो या कुछ और हो, अगर ये चीजें होती हैं तो वो कंट्री ग्रो करता है, वो प्रोग्रेस करता है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त कोई बड़ा थ्रेट हो सकता है, मतलब पॉलिटिकल थ्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई पार्टी ऐसी हो सकती है कि इनको जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है कि इनके लिए कोई थ्रेटनिंग साबित हो सकती है? नरेंद्र मोदी जी की जो सेलिब्रिटी है ना फकर भाई, वो सेलिब्रिटी है कि 700-800 साल से भारत को, भारत के लोगों को, भारत के कल्चर को, ट्रेडिशन को डिमोनाइज किया गया। राइट। नरेंद्र मोदी उसको सेल करते हैं। ओके। भारत को डिवाइड किया गया इन द नेम ऑफ कास्ट, या। क्रीड, सब कास्ट, रीजनलिज्म, बहुत चीजों में डिवाइड किया, लैंग्वेज। लेकिन मोदी इज अ यूनिफाइंग फैक्टर। मोदी ने इन सबको राष्ट्रवाद के उसमें जो है ना पिरो दिया। जबरदस्त। राष्ट्रवाद का ऐसा जो वो क्या कह लीजिए जो कॉन्सेप्ट वो पॉलिटिकल लेके आए, हिंदुस्तान राष्ट्रवाद के नाम पे इकलौता हो गया। अदरवाइज आप कहेंगे तो इतनी डिवीजन है, कोई हम पुराना कास्ट के हैं, और कास्टिज्म प्रिवेलेंट है इंडिया में। एक फैक्टर एटलीस्ट यूपी बिहार में तो बहुत बड़ा फैक्टर है कास्टिज्म, ठीक है ना। उसका मैनिफेस्टेशन बड़े बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन आप कास्टिज्म फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि मोदी यूनिफाइज इन द नेम ऑफ भारत, भारतीयता, राष्ट्रवाद, इंडियननेस। वो जो डिवीजन है उसको वो कर सकता है। और ये अभी तक की पॉलिटिकल पार्टियां ये उसी पुराने पॉलिटिकल फॉर्मूले पे चल रही हैं कि तुम कह लो 10% मुसलमान, 15% ब्राह्मण, 5% ये कास्ट, 10% वो कास्ट, 34% हो गया, तुम्हारा समीकरण बन गया, तुम्हारे वोट आ गए। अब लोग ये नहीं कर रहे। दूसरा, लोग ये भी समझदार हो गए हैं कि वो ये समझते हैं कि काउंसिल का इलेक्शन अलग होता है, स्टेट का इलेक्शन अलग होता है, और यूनियन का इलेक्शन अलग होता है। जैसे आप, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, राजस्थान में बीजेपी को हराया लोगों ने, उन्होंने कहा मैं नहीं, 6 महीने बाद इलेक्शन हुआ, उसका क्या नाम है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 26 की 26 सीटें दे दी। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है, बीजेपी को राउट कर दिया भाई। 2 बार जो है 70 सीट के उसमें असेंबली में, एक बार 67 लेके आए, इस बार 62 लेके आए। मतलब आउट ऑफ 70 इफ यू आर हैविंग 62 मेंबर्स एंड 67 हैविंग, यू हैव मोनोपोली भाई, आपका अपना चल रहा है, वो डिक्टेटरशिप ही है एक तरीके की। 90%। 90%। उसके बाद जैसे ही आप देखें इनकी इलेक्शन आती है, दिल्ली में जनरल इलेक्शन आता है, 7 की 7 सीट बीजेपी ले जाती है। लोग बड़े समझदार हो गए ना, उनको ये पता है कि हमें यूनियन गवर्नमेंट से क्या काम कराना है और कौन हमको फ्री बिजली देगा। उनको पता है मोदी देगा, वो देगा, वो जाके केजरीवाल को डालेंगे। उसके बाद जब ऊपर जाना है, उनको कहना भाई हमको नाम चाहिए, हमारा देश का ये हो रहा है, वो मोदी को दे आओ। तो समझ ही नहीं पाते, बड़े समझदार है, बड़े बड़े, ये डेमोक्रेसी की खास बात है। इनको काम निकलवाने आता है, इन्होंने मांगना शुरू कर दिया है।
इन्होंने कहा तुम आ रहे हो, मतलब क्या दोगे? कोई कह रहा 200 मीटर 200 यूनिट बिजली फ्री, बिजली फ्री ठीक है दे दो। अब लोग जिसको भले गाली दे, ये तो राष्ट्रवाद के अगेंस्ट, मैं नहीं मानता। वो एक नॉर्मल आदमी, उसको अपनी जिंदगी जीनी है, राष्ट्रवाद के उसमें वो हमेशा नहीं रहेगा। सही। उसको भी फ्री में बिजली चाहिए। अगर अगर उसका बिजली का 3,000 रुपए बच रहा है फखर भाई, तो काय नहीं बचाए भाई उसका। बिल्कुल। वैसे भी गवर्नमेंट बना के तुम उसको क्या बना लो, क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं, उसको तो पता भी नहीं है कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। तो इसके बदले में कम से कम अगर उसको 300-200 यूनिट फ्री मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है, 5,000 रुपए महीना बचा रहा है, 60,000 रुपए सालाना बचा रहा है, उसको काट रहा है। हम्म, अगर उसकी 5-10 लाख की इनकम है, साठ बिल्कुल। हजार तो बिल्कुल। बच्चों को स्कूल फीस पे देगा। तो और बहुत सारी चीजें बड़ा हो सकती समझदार है, है। क्योंकि बिल्स के हवाले से जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में है, तो अगर 200 से 300 यूनिट की अगर हम पाकिस्तान में बात कर लें, तो पाकिस्तानी रुपयों में उसकी जो कीमत है, आपको 300 यूनिट की कम से कम 20 से 25 हजार पाकिस्तानी रुपए देने पड़ेंगे, जो मेरे ख्याल इंडियन 7-8 या 9 हजार रुपए तो कम से कम बनते ही है इतने, अगर आज के एवरेज से बात की जाए। ओए भाई, ये तो तो बहुत ज्यादा बड़ी आपका, कीमती हमारे है यहाँ तो यहाँ बहुत तो। कम है। यहाँ तो एक सिंगल यूनिट किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे फ्री नहीं है। और फ्री लोग कहते हैं यार हमें फ्री ना दो, लेकिन कम से कम 60 रुपए की बजाय जो है ना, मैं 20 रुपए का यूनिट दे दो, 15 रुपए का यूनिट दे दो, तो लोग ये रोना धोना कर रहे हैं। और बड़ा हकीकत में बहुत बुरा हाल है। मैं आपकी। जी जी। आपको बताऊं गोवा में क्या रेट है। जी अगर आप गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जी। आपको देना ही नहीं है, पैसा ही नहीं देना बिजली का। और अगर आप जबरदस्त। हमारे यहाँ बिजली 3 भाग में डिवाइड की है, डोमेस्टिक, फिर उसके बाद कमर्शियल अप टू 20 किलोवाट, फिर कमर्शियल मोर देन 20 किलोवाट, ठीक है ना। ओके। तो डोमेस्टिक का जो रेट है, अगर आप 0 से 100 यूनिट के बीच में खर्च कर रहे हैं, तो आप 1.6 रुपए पर, यानी 1 रुपए 60 पैसा देंगे। सौ ओके। से 200 यूनिट में जा रहे हैं तो 2 रुपए 35 पैसा पर यूनिट है। 200 से 300 यूनिट है तो फिर आप 3 रुपए के उससे देंगे। मैक्सिमम अगर आप 400 यूनिट क्रॉस कर रहे हैं तो आप 4.5 रुपए पर यूनिट देंगे, 4.5 रुपए पर। पाकिस्तानी 12 रुपया बनता है, बारह हाँ, तेरह रुपए वो भी जब जो आप सबसे 400 मैक्सिमम यूनिट लेवल ऊपर पे कर, जाते हैं तब जाके। जैसे नॉर्मल एक घर में मेरे ख्याल से 250-300 यूनिट में काम हो जाता है, विदेशी है क्योंकि नॉर्मल। अभी कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब ने इस पे शो किया कि सबसे गालिबन सबसे सस्ती बिजली जो थी वो हिंदुस्तान और उसके बाद गालिबन अफगानिस्तान की है। तो अफगानिस्तान के साथ तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि 3-3.5 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है और एक तरफ 140-141 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है, तो वहां पे अगर सबसे सस्ती बिजली मिल रही है तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं है, बड़े बड़े कंट्रीज नहीं दे सकते कि ये लोग दे रहे हैं। और जहां पे ले रहे हैं पैसे जिन यूनिट्स के, तो वो भी मेरे ख्याल में बड़ा एक नॉमिनल सी कॉस्ट आती है। इंडियन के लिए तो 3 रुपए वही 3 रुपए है, 4 रुपए तो वही 4 रुपए है, लेकिन मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब सोचता हूँ तो 10-12 रुपए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। मैं कहता हूँ 20 रुपए हमें यूनिट दे दो, 25 रुपए दे दो, हम खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन अब 60 और 65 और 70 रुपए, तो वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि बात बहुत आपे से बाहर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो बिजली प्रोडक्शन की यूनिट है, वो अभी भी फ्यूज पे यस, डिपेंडेंट है। आपने यू आर ऑल्टर, राइट, और या तो यू आर आप राइट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगा रहे हैं जिसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए। अदरवाइज आप डाइवर्स कर दें, न्यूक्लियर ले आए, सोलर ले आए, विंड ले आए। जी। आप गुजरात में और राजस्थान में जाएंगे ना फकर भाई, हजारों सैकड़ों मीटर तक आप जाएंगे, वहां पे ना बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, तो जबरदस्त। और आप यूज करें ना ऑल्टरनेट का भाई। आईएमएफ आपको ये कहेगा ना पेट्रोल महंगा करो, अगर आपकी बिजली का पेट्रोल में कोई लेना देना नहीं है तो बिजली के कॉस्ट पे इफेक्ट ही नहीं आएगा। एग्री सर, आई एग्री विद यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इतनी गंदी पॉलिसीज डॉक्टर साहब बनाई हुई है कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो देते हैं कि जितनी किसी पावर हाउस की कैपेसिटी होगी, अगर वो 200 मेगावाट प्रोड्यूस करता है तो हम उसको 200 मेगावाट की पेमेंट करेंगे, बेशक हम उससे 100 मेगावाट ले रहे हैं या 50 मेगावाट ले रहे हैं या कुछ भी नहीं ले रहे। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमने इतने गंदे किस्म के हमारे एग्रीमेंट्स हैं। फिर बची कुची कसर हमारी जो है वो आईएमएफ ने पूरी कर दी है और उनका डंडा भी हमारे सर पे पड़ रहा है। आखिर में सर G20 के हवाले से, G20 आ रहा है, बड़े बड़े लीडर्स के हवाले से मुझे किसी ने कोई वीडियो भेजी है कि कौन सा लीडर किस होटल में होगा, उसकी स्वीट्स और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, जो बाइडेन साहब और रशियन डेलीगेशन कहाँ पे ठहरेगा। और शी जिनपिंग तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी आएंगे वो कहाँ पे होंगे, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के। तो बड़े एक गहमा गहमी है और बड़ी एक जिसे कहते हैं कि डेकोरेटेड नजर आ रहा है न्यू दिल्ली। देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है, दुनिया के 80% से ज्यादा इकोनॉमिक्स है,
उसी के आसपास के 75% के आसपास की पॉपुलेशन है, तो दुनिया इकट्ठी हो रही है ना, ये 20 देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है बेशक दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो आप बुला नहीं सकते, भीड़ इतनी हो जाएगी कि इंडिया ही नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो पॉइंट ये कि ये इतने लोग हैं, ये इतना बड़ा पैसा, ये मतलब ये एलिट क्लब है ये। एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली ये जो वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला था ना, वो एलिट क्लब के मोटे जो बैठे हुए गाय और पैसों वाले लोग तो ये वही मोटे मोटे लोग आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और तो गाय वाले हम लोग हैं, इनको होल्ड कर रहे हैं। तो इट्स बिकॉज ये डिसीजन मेकर हैं, ये यूएन में भी इनका जो डिसीजन होगा वो यूएन में रिफ्लेक्ट होगा, उसको दे आर द ट्रू जिसे कह लीजिए नॉन ट्रीटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग बॉडीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की प्रेसिडेंसी में इंडिया इस्टेब्लिश करना चाहेगा, कुछ पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस लिए जाएं, ऑफ कोर्स टेररिज्म उसमें सरफेस करेगा, क्लाइमेट चेंज, और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसका मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है। क्योंकि देखिए हमारा जो बेल्ट है, जो हम लोग इक्वेटर वाले रीजन पे रहते हैं, ट्रॉपिकल वाले, यहाँ सन बहुत है हमारे पास। तो अगर हम ये जो मोदी जी का सपना है, वन इलेक्ट्रिसिटी वन ग्रिड हो जाए, कि सऊदीया और यहाँ पे पूरा, या जहां जहां पे बहुत ज्यादा सन है, हम लोग अपना पूरा जो है इसको हार्नेस करें और एक ग्रिड बनाए दुनिया भर में, उससे सप्लाई करें। हर देश क्यों बिजली बनाए अपनी अपनी, सूरज का क्यों बंटवारा करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ग्रिड हम बना करके दुनिया भर में कहे तो हम प्राइस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और क्लीन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आईएसए जो है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। इस पे अगर ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा ले, आप जैसे ये देखें, ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी में फकर भाई, जो विंड एनर्जी है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप एनर्जी बनाता रहता है, आपको तुरंत कंज्यूम करना है। अगर आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे ना, एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। इसके लिए अभी तक बड़ा मैंने पढ़ा था कि शायद नॉर्वे और कुछ कैनेडियन कंट्रीज जो है इसके ऊपर बड़ा काम करे, और वो वैसी कोई बैटरीज बनाना चाहती है कि फिर नाइट के लिए भी उनके पास कोई पॉसिबिलिटी हो, लेकिन गालिबन वो टाइम भी लगेगा और बहुत एक एक्सपेंसिव काम है। आजकल वैसे लिथियम जो बैटरीज है वो बहुत महंगी है, पाकिस्तान में तो शायद 4 गुना ज्यादा रेट्स पे इस वक्त मिल रही है। जो 20,000 की बैटरी आती थी, अब वो 80-90,000 के आसपास एक बैटरी मिल रही होती है। लेकिन अगर वाकई में हिंदुस्तान ये करवा देता है, और हमारे यहाँ भी एक जी कायदे आजम सोलर पार्क अगर ये करवा देती है, हिंदुस्तान क्या मानवता ये करते तो बहुत बड़ा। बेशक बेशक, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन हम बिजली का रोना धोना रो रहे हैं, और खाने पीने का यानी आटे दाल का रोना रो रहे हैं कि इतनी बड़ी जिसे कहते हैं प्रोडक्शन होती है, कि कहते हैं पता नहीं यूएस जो है वो हर साल पता नहीं कितना गंदम जो है वो समंदर में फेंक देता है। तो इसके बावजूद दुनिया अगर भूखी सो रही है, तो दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, और यकीनन G20 पे फिर एक अलग से भी शो होगा क्योंकि दिन बाकी है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब की टीम को, और सारे इंडियंस को। बहुत बड़ी बात है कि G20 के लीडर्स वहाँ पे आएंगे, 4-5 दिन उन्होंने वहाँ पे रहना है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छत के नीचे बैठना, दुनिया की 80% इकोनॉमी को कंट्रोल वाले कंट्रीज के लीडर्स को, ये अलग से एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का, आपने शो ज्वाइन किया। इनवर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।